Now today I'm starting with the second chapter of economics. मैं economics का second chapter कर रही हूँ. First chapter जो है that was आपका Palampur, the story of Palampur, and the second is people as resource. To be very frank, students face lots of problem in this chapter. मतलब उनको ऐसा लगता है कि this chapter is bit difficult. No, it's not difficult. The only thing is, it is basically what really economics में हम किस तरीके से data collect करते हैं. आपका इस chapter से related in your 10th standard you have the second chapter, that is sectors of economy. Now, if you see on your screen, it is written people as resources. अब now what is the meaning of resource? हम रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स. रिसोर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? जो आपके पास सामान है उसको और प्रोडक्टिवली यूज करना. नाउ दिस पेन, दिस इज अ पेन. नाउ दिस इज अ रिसोर्स. क्यों? क्योंकि ये पेन हमें लिखने में यूज होता है. So it is a resource. Anything which is converted from any raw material and which is used for different purpose is called as resource. So now the question is people as resources. अब ये पेन रिसोर्स है, ये कंप्यूटर लैपटॉप इज अ रिसोर्स, your mobile is a resource, mineral is a resource, agricultural land is a resource, क्योंकि हम उसको यूज करके लैंड में से हम लोग जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं. मोबाइल को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, लैपटॉप को हम डिफरेंट पर्पसेस ऑफिस एंड पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, राइट? बट हाउ पीपल आर रिसोर्स? हम और आप रिसोर्स कैसे बनेंगे? वी आर ह्यूमंस. तो हम रिसोर्स कैसे बने? आपको याद होगा इन चैप्टर नंबर 1 पालमपुर वाले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको दिया हुआ था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. If you remember, there were 4 factors. One was land, second was labor, physical capital and human capital. तो जो human capital है वो हम है. तो how we are resource? जैसे अब पेन से तो हम लिख रहे हैं, लैपटॉप से हम काम कर रहे हैं, तो how humans are resource? This is because if you say I have your parents, your grandfather has given you a land. आपके घर वालों ने आपको एक लैंड दिया, ठीक है? लैंड दिया. क्या वो लैंड अपने आप ही प्रोडक्टिविटी बन जाएगा? उसमें बिना कुछ, मतलब आप वहां पे गए भी नहीं, उसमें अपने आप ही फैक्ट्री लग जाएगी, उसमें अपने आप ही क्रॉप्स लग जाएंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जंगली प्लांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर क्रॉप्स लाइक वीट और शुगर. अपने आप ग्रो करेगा वो? नहीं करेगा, नहीं करेगा. उसके लिए हमारे नॉलेज, हमारे स्किल्स की जरूरत है. ऑल द अदर रिसोर्सेस लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मिनरल्स,
ये सारे बेकार है if we humans are not able to use it properly. वो हम ही हैं जो कि उस फॉरेस्ट से टिम्बर निकालते हैं. It is the human capital which the human knowledge which turns the raw material into finished goods. यानी कि हम लोग जो है we are superior to all other resources. तो फिर हम लोग कैसे, जैसे हमने मिनरल्स है, मिनरल्स को तो हमने मशीन में डाला, उसके ओर से हमने मिनरल निकाला, हमने उसको कन्वर्ट किया, आयरन ओर से आयरन निकाला, आयरन को भी कन्वर्टेड इनटू इनगॉट्स एंड देन वी यूज्ड इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो हाउ कैन वी बी यूज्ड, हम लोगों को कैसे यूज हो सकता है, आप लोगों को कैसे यूज कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन एंड गुड हेल्थ. if you are educated, now you all are in 9th standard, आप सब 9th standard में हो, तो over the period after 12th standard आप में से कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, someone will become. तो एजुकेशन से you are going to help others. But if you are going to the school, if someone is going to the school, but that particular person is not healthy, then what will happen? अभी हम पढ़ेंगे सकल और स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग अभी. If we are not healthy, what will happen? We will not be able to contribute. अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो then the person will not be able to contribute. यानी कि along with education skills we also need health. And अगर we are investing on these things, यानी कि हमारे अच्छी एजुकेशन, हमारे स्किल्स एंड हमारा हेल्थ, तो वी वुड बिकम प्रोडक्टिव, वी वुड बी अर्निंग, वी वुड बी एडिंग टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. हम कंट्री के डेवलपमेंट, कंट्री के प्रोडक्टिविटी में एड ऑन करेंगे. तो दैट इज व्हाई people are called as resources, right? in घर में, आसपास में, बाजार में, कहीं पर भी you can see two kinds of activities going. One is economic. एक एक्टिविटी है इकोनॉमिक, दूसरी एक्टिविटीज होती है नॉन इकोनॉमिक. Economic activities, all that which adds to our income. That is anyone, a teacher, a doctor, a businessman, your father working in the office, all are economic activities. And non-economic activities are those activities which we do for our satisfaction. Like, आपने मंदिर में दान दिया, you gave some alms, तो that is आपका economic non-economic activity. Anything which you are doing, your mother cooking food for you is an economic, non-economic activity. But if your mother is running a tiffin service, then it becomes an economic activity. So all the activities are there, जिनको हम, जितनी भी आप बैठे हो, that is activity. आप पढ़ रहे हो, वो एक activity है. But when you are doing it for money, it becomes economic, and when you are doing it for general, it is non-economic. तो हमारे जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. और क्लास 9th, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 9th and 10th बोथ. 9th and 10th बोथ. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं होंगी, या तो वो
किसान जो है, द फार्मर हु इज टिल्टिंग हिज farm, a person who is working in an industry, or a person who is working in a bank. तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर, मतलब जिसमें हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि नेचर से रिलेटेड काम करते हैं, बी कल्चर, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सबको हम लोग लेकर आते हैं अंडर प्राइमरी, क्योंकि इन्हीं को रखकर हम आगे मशीनों में डालकर इन्हीं चीजों को जो हमने प्राइमरी से निकाला है हम उनको सेकेंडरी में यूज करते हैं। तो प्राइमरी इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, माइनिंग से आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, फिशिंग, फार्मिंग, बी कल्चर, डेयरी फार्मिंग, ऑल आर एग्रीकल्चर और ऑल आर प्राइमरी। देन ये जो हम प्राइमरी से निकालते हैं, लाइक यू हैव टेकन, यू आर अ फार्मर और आपके पास शुगर केन के फार्म है। नाउ आप सारे शुगर केन को तो हम लोग कच्चे गन्ने को तो नहीं खाते। नाउ द शुगर केन इज चेंज्ड इनटू शुगर, गुड़, खंडसारी, इसको हम डिफरेंट एरियाज में चेंज करते हैं। तो जो हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं फ्रॉम द प्राइमरी, वी ट्रांसफॉर्म इट इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग द मशीन्स, और उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर। देन अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, क्या ये अपने आप काम कर सकता है? एक फार्मर है जिसके पास 100 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन इज देयर, हाउ ही विल सेल इट आउट? वो उसको कैसे बेचेगा? ही विल नीड अ ट्रांसपोर्ट। व्हेन ही अर्न्स द मनी, he cannot keep it in the house. He needs banking, insurance, he needs storage. तो जो ये हेल्प करती है टेरिशरी को, हम लोग जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल टेरिशरी एज सर्विस सेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज टेरिशरी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारे आपके जो है टेरिशरी। यानी कि either the people can work in the primary sector or they can work in the secondary sector or they can work in the tertiary. So most of the time in our country, men go out, they work, they earn, they get paid, and most of the women who look after their home, they don't get paid. तो जो हमारी इनकम होती है, चाहे आप मतलब कि प्राइमरी में काम करते हो, सेकेंडरी में काम करते हो या टेरिशरी में काम करते हो, तीनों में से जो इनकम आती है उसका सम टोटल होता है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इफ यू वांट टू मेजर, then you should see the GDP of that country. मतलब the sum total of income, जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में जो सामान बेचकर आपके पास जो इनकम आया है, उसका टोटल होता है हमारा जीडीपी, दैट इज इन द विद इन द कंट्री, एंड दैट हेल्प्स टू assess, examine the इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, अमेरिका की इकोनॉमी देखनी है, इंग्लैंड की देखनी है, आप उनकी जीडीपी को देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द करंट डेटा, प्राइमरी से हमारा 60%, सेकेंडरी से 25% एंड टेरिशरी से 15%। बट नाउ दिस हैज बिट चेंज्ड। अभी हमारा जो इनकम है वो प्राइमरी से 40,
सेकेंडरी से 25, टेरिशरी से ज्यादा हुआ। तो वी गेट द इनकम फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेस। यानी कि जो लोग काम करते हैं, पीपल हु आर रिसोर्स, दे वर्क ईदर इन द प्राइमरी और सेकेंडरी। एंड अगर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम लेकर आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो ज्यादा होगा। एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेस्ट ऑन आवर पीपल। एक एग्जाम्पल है क्लास 9 which you have in your class 10 also. India is a large country, right? And if you see, हमारा जो पड़ोसी है, that is Sri Lanka. It's a small country, right? It's a small country. But do you know in the terms of development, अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो हमसे आगे है श्रीलंका। मतलब in terms of development, Sri Lanka is better than us. Can you tell why? Can you tell why? जबकि श्रीलंका is a small island. श्रीलंका is a very small country. वहां पर काफी ethnic conflicts भी रहती हैं। अभी पीछे 2 years back there was economic recession also. Still वो हमसे आगे developed है। Why? The reason is कि वहां पर they have invested in education, health and skills. सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके पेपर में आता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ, विच इज गिवन इन योर बुक, जापान। जापान इज एन आइलैंड। सेकेंडली, जापान लॉस्ट 2 of its big states during the Second World War, जिसमें हिरोशिमा एंड नागासाकी was completely destroyed. Yet Japan is 50 years ahead of all of us. How? जापान के पास अपने कोई रिसोर्स नहीं है। अभी आप लोगों ने लास्ट पढ़ा था फिजिकल फीचर्स, तो आपने देखा था कि इंडिया के अंदर, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इंडिया हैज माउंटेन, इंडिया हैज प्लेन्स, इंडिया हैज प्लेटू, इंडिया हैज कोस्टल रीजन, डेजर्ट, एवरीथिंग। बट जापान डजंट हैव एनीथिंग, इट्स एन आइलैंड, yet it is developed than any other countries in the world. Why? Because जापान का सबसे important culture is education and health. Japanese are said to be the most healthiest and the most what you call as happiest people in the world. आप कभी पढ़ना, they are said to be the most healthiest and मतलब वहां पर जो आपका लोगों के जो लाइफ वो है ना, it's more than 90 or 95 and they live healthy. This is because the quality of population in Japan is very good. So now let us come to the what is the meaning of quality of population. Quality of population मतलब हमारे अंदर, हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने हेल्दी हैं और उनमें कितने स्किल्स हैं। नाउ वी डिवाइड द पॉपुलेशन। हम जो पॉपुलेशन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू इनटू 3 कैटेगरीज। हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज टिल 14 years, इनको हम लोग चिल्ड्रन के अंदर लेकर आ। देन 15 to 59 years जो है, they are called as working population, and above 60 जो है
उनको हम लेकर आते हैं एडल्ट यानी कि मतलब कि ओल्ड एज में। तो अगर किसी भी कंट्री में 15 to 59 ईयर्स वाला जो ग्रुप है वो ज्यादा होता है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दे आर द वर्किंग पॉपुलेशन। Till 14 years, they cannot make anyone work for compulsory work for money. And after 60, it depends on, ऐसा नहीं है कि 60 के बाद लोग काम नहीं करते हैं। There are number of examples जिनमें लोग 80 years, आजकल तो जितने भी आपके एक्टर्स हैं सारे 85 90 पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी इज 82, धर्मेंद्र जी इज 85 आई थिंक, बट स्टिल दे आर वर्किंग, they are still working. Even the the Esther years heroines जो है, they are all 75, then also they are working, but it is only their wish, it is only their wish according to the government। जो हमारा काम करने का एज है वो 15 to 59 है। अब आप लोग सोच सकते हो कि मैम 15 ईयर्स, हम तो खुद 14 के होने वाले हैं, तो वाई 15 ईयर्स हैज बीन गिवन। 15 ईयर्स हमारे इंडिया के अंदर, and this is because in India there are number of children जो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, और इसी and they have to look after their family due to financial problems, इसीलिए 15 to 59 को हम अडल्ट में लेकर। तो जो हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, हेल्दी, स्किलफुल, देन द कंट्रीज डेवलपमेंट इज मोर। तो एजुकेशन के अंदर हम लेकर आते हैं लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, और ये जितना मैं पढ़ा रही हूं ये 10th में भी है, तो डू नॉट स्किप एनीथिंग। लिटरेसी रेट होता है, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज योर क्वेश्चन ऑल्सो, सो देयर इज नो, मतलब आप इनमें से किसी भी चीज को स्किप ऑफ नहीं कर सकते। लिटरेसी रेट मतलब एनी चाइल्ड, एनी पर्सन above 7 years who can read and write any one language with understanding is called as literate person। मतलब आप सब लिटरेट हो, हम सब लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब कोई भी एक इंसान जो 7 साल से बड़ा हो, जिसको कोई एक लैंग्वेज पूरी तरीके से लिखना और पढ़ना आता है। एंड इन इंडिया इट इज रियली वेरी शॉकिंग। in India, if you see the literacy rate for boys, it is around 74। अभी जो करंट है हमारा वो है हमारा 74 फॉर बॉयज एंड 54 फॉर गर्ल्स। अगर आप किसी भी स्कूल का किसी भी मतलब 10th का रिजल्ट देखोगे तो गर्ल्स टॉप व्हेन इन 10th स्टैंडर्ड। 10th का आप रिजल्ट देखो, दे टॉप इन 10th स्टैंडर्ड, बट अगर आप उनकी आगे की पढ़ाई देखते हो ना तो दे डोंट। एंड स्कूल जाना जो है इन द रूरल एरिया, तो मतलब कि इफ देर आर एक विलेज में 1000 लोग हैं तो ओनली 50% ऑफ द गर्ल्स, 1000 गर्ल्स है तो 54 गर्ल्स ही 54% ही जाती, द रेस्ट डोंट गो। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है घर घर के काम करना लड़कियों के लिए ज्यादा है। सेकेंड थिंग, इन मेनी ऑफ द विलेजेस द बेसिक फैसिलिटीज लाइक आपके वॉशरूम वगैरह नहीं होता है, इसीलिए मतलब कि दे से कि वी डोंट वांट टू सेंड अवर गर्ल्स बिकॉज दे डोंट हैव दीज फैसिलिटीज। कई जगहों पर बिकॉज ऑफ द फाइनेंस दे डोंट सेंड देयर गर्ल्स, वो कहते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह खरीदने के लिए वी डोंट हैव द मनी। तो इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सम स्कीम्स। आपके 3 मार्कर क्वेश्चन, वन इज सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज कंपल्सरी
education till 14 years. Second, क्योंकि कई जगहों पे लोग भेजते नहीं है, तो उनको लालच दिया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो वी वुड प्रोवाइड देम विथ मिड डे मील्स. मिड डे मील्स में वो लोग उनको दाल सब्जी, देन दूध बिस्किट ये सब देते हैं. तो फॉर दैट ग्रीड कई लोग स्कूल आते हैं. देन इन मेनी स्टेट्स लाइक हरियाणा, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए स्कूल बुक्स एंड यूनिफॉर्म फ्री दिया जाता. Then the government has also started some schools like Navodaya schools. So the government has tried to improve the quality of education, the number of children getting education. In the villages, the toilets have been made. Swachh Bharat Abhiyan, uske through. Then बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे आपके आंसर्स हैं बेटा. These have been initiated, इनिशिएट किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्कूल्स के अंदर आकर एजुकेशन लें, एटलीस्ट बेसिक लें. देन द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड विथ नंबर ऑफ स्कीम्स. कई मतलब जो हमारा 10th 5-year प्लान था, दैट फोकस्ड ऑन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन करस्पॉन्डेंस कोर्स, मतलब घर में बैठकर पढ़ने की स्कूल, वो ओपन स्कूलिंग. देन आपके डिप्लोमा कोर्सेज, आईटी कोर्सेज, ये सब जो है दे हैव स्टार्टेड सो दैट पढ़ाई जो है उसको दे आर एबल टू improve. Right? Now the second is health. Now health में आपका जो है, if you see one example, we have two Sakal and Vilas करके. Now what happens is many of the children, हमारे यहाँ पर there are different problems. एक प्रॉब्लम ये है कि in rural areas you don't have the medical facilities. Hardly there are hospitals, primary centers. अगर आपको याद हो, पालमपुर में हमने पढ़ा था, पालमपुर इज ए वेल डेवलप्ड विलेज, और उसके अंदर हमने डेफिनेशन दिया था कि वहां पर डिस्पेंसरी भी है, वहां पर स्कूल भी है. तो वहां मतलब कि देर आर मेनी विलेजेस वेयर यू डोंट हैव द प्राइमरी फैसिलिटीज. जो मदर होती है, जिनके बच्चे होने वाले होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, दे डोंट गेट द वैक्सीनेशन. जब बच्चा पैदा होता है तो दे डोंट गेट द मेडिकल अटेंशन, दे डोंट गेट द वैक्सीनेशन. एंड ड्यू टू दिस जो आपके नंबर ऑफ किड्स है, दोज हु डाई बिफोर 1 year, ये जो मैंने 3 लिखे हैं ना बच्चा, as I am repeatedly telling you on our board question. And number of children per 1000, मतलब 1000 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 साल से पहले मर जाते हैं. हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, दे हैव हाई व्हाट यू से IMR, मतलब वहां पर जो नंबर ऑफ बच्चे बिफोर 1 year जो जिनकी डेथ हो जाती है वो ज्यादा है. Whereas if you see Kerala, वहां पर द नंबर ऑफ डेथ्स आर लेस. और रीजन क्या है? सिंपल. इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उड़ीसा आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है. इन केरला द मेडिकल फैसिलिटीज आर टू गुड. Then we also see the birth rate, that is the number of children who are born in a year per 1000. मतलब 1 साल में हम डेटा निकालते हैं हर एक हॉस्पिटल से, हर एक हेल्थ सेंटर से. एंड वी ट्राई टू फाइंड कि 1 साल में कितने बच्चे पैदा हुए.
देन ऑपोजिट द डेथ रेट। किसी भी कंट्री में अगर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है और डेथ कम है तो फिर क्या होगा? खाने वाले ज्यादा और कमाने वाले कम। ऑन द अदर हैंड अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, लोग मरते जा रहे हैं, पैदा ही नहीं हो रहे, देन अगेन इट इज अ हार्म। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फॉर दैट वी नीड गुड हेल्थ फैसिलिटीज। एक हेल्दी पर्सन, 3 मार्कर का सिचुएशन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, दैट अ हेल्दी पर्सन इज एन एसेट, मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद होता। बिकॉज इफ अ पर्सन इज हेल्दी ही वुड बी एबल टू अर्न मोर। अगर एक पर्सन अनहेल्दी है, ही हैज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ही हैज मतलब कि उसको तो देन ही वुड नॉट बी एबल टू। तो हमें अपने हेल्थ जो मतलब कि सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव करना। इफ यू सी द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, नो डाउट अभी 2 साल में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड। बट इफ यू सी, अभी कल ही मतलब कि देयर वाज वन न्यूज आल्सो, in our country more than 15 lakh students every year appear for medical things, और हमारे पास टोटल सीट्स होती है 80,000। अकॉर्डिंग टू WHO, वन मतलब कि एक डॉक्टर के पास 14 पेशेंट्स होने चाहिए, मतलब देर इज अ डेटा। बट इन इंडिया इट इज 1,300, मतलब इतना भीड़ रहता है। बिकॉज हमारे यहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर लेस एंड हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स है वो ज्यादा है। So we need more medical colleges. The government has already started with such things. Yet अभी और भी हमें जरूरत है, और ये दोनों होंगी तो डेफिनेटली हमारा जो मतलब कि वी ह्यूमंस है, वी वुड बी एबल टू डेवलप। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड कि हाउ पीपल बिकेम रिसोर्स, हाउ वी कैन बिकम रिसोर्स। यानी कि इफ योर पेरेंट्स, नाउ व्हाई योर पेरेंट्स आर मेकिंग यू स्टडी, why your parents are looking after your health, why do they want that you should be healthy? Because if you are healthy, you are educated, you are skillful, you would get good jobs, you would earn more, you would add to the GDP. But on the other hand there is one problem also। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड हो, हेल्दी हो तो यू आर गोइंग टू गेट जॉब। देयर आर सिचुएशन when people want to work but they don't get the job, उनको जॉब मिलती ही नहीं है। एंड देर आर सो मेनी, उसके पीछे कई वजह होती है। आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमी। डेट्रीमेंटल मतलब इट इज बैड, इट इज मतलब कि हार्मफुल। बिकॉज आप, अ पर्सन हैज बीन एजुकेटेड लेकिन अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो ही इज, वो इकोनॉमी पे बर्डन है, क्योंकि उसका खर्चा तो तब भी रहेगा। समटाइम्स ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं दे बिकम क्रिमिनल्स, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको जो उल्टे सीधे काम मिलते हैं वो कर लेते हैं। समटाइम्स दे गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज दे डोंट गेट। एंड मोर ओवर देयर इज ब्रेन ड्रेन, देयर इज ब्रेन ड्रेन। अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर नहीं मिलता है देन व्हाट हैपेंस, यू वुड मूव टू अदर कंट्रीज, यानी कि यहाँ से आपका माइग्रेशन हो जाएगा। तो unemployment is detrimental to the economy. Now we have different kinds of unemployment, और आपके पेपर एज वेल एज आपके बोर्ड्स दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना आता है। नाउ व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब अ पर्सन इज एजुकेटेड, अ पर्सन इज मतलब कि उसके पास, उसने BA BCom MCom सब कुछ कर रखा है, येट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी यूनिक
प्रॉब्लम, मतलब इट इज अ वेरी पेक्यूलियर प्रॉब्लम इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पर जो जॉब्स है ना, जो जॉब्स अवेलेबल है वैसा एजुकेशन हमारे पास नहीं है, और जो हम एजुकेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जॉब्स नहीं हो. दैट इज व्हाई people who are less educated they get the jobs, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं उनको जॉब्स आसानी से नहीं मिलती. 3 marker question, this is a 3 marker question. Educated unemployment is a peculiar problem in our country. And this is अभी मैं कल ही पढ़ रही थी. I was looking into a data, because I was counseling my class 12th, so I needed the data for that. So I was looking into the data of BTech कंट्रीज. मतलब आपके पास डेटा होता है कि भाई उसका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हुआ और आईआईटी बॉम्बे में 100% प्लेसमेंट हो गया. ठीक है. अब आपको क्या लगता है 100% यानी कि वहां 100 के 100 बच्चों को नौकरी मिल गई, मुझे तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना. अब आप पूरी मेहनत करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, पढ़ाई करते हो, एंट्रेंस देते हो, देन यू go into IIT Bombay also, and after 4 years you don't get any job. फिर आप सोचते हो कि भाई जब मैं 9th में था तब तो न्यूज में आया था कि आईआईटी बॉम्बे में सबको नौकरी मिल जाती, तो मुझे क्यों नहीं मिली? या फिर लिखा हुआ होता है एडवर्टाइजमेंट में कि आईआईटी बॉम्बे में जो हाईएस्ट पे है वो 1 करोड़ है. अब आपको लगता है वाओ, मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा मुझे 1 करोड़ मिलेगा, आई गेट 1 करोड़. आप आईआईटी बॉम्बे जाते हो, 4 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको जो है 25,000 की नौकरी मिल जाती है, या से 50,000 की नौकरी मिल जाती है. नाउ यू से कि व्हाई दिस हैपन. दिस इज बिकॉज दिस इज नॉट द राइट फिगर. द राइट फिगर होता है कि अगर आईआईटी बॉम्बे में 100 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, तो चारों साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरी सेमेस्टर में आपके 75% आने चाहिए. जिन बच्चों के 75% एंड अबाउ आते हैं ओनली दे आर अलाउड फॉर द जॉब जो वहां पे मिलता है. तो उसमें सिर्फ 50% बच्चे होते हैं जिनके इतने परसेंटेज आते हैं, और ये जो 50 बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है. बट मे बी 1 या 2 बच्चे होते हैं जिनको इतनी सैलरी मिलती. बट हमें ये चीज नहीं पता होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एजुकेटेड पीपल होते हैं दे सिट अनएम्प्लॉयड, दे लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज. वेरएज जो लेसर एजुकेटेड होते हैं उनको जो जॉब मिलती है वो ले लेते. दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली. सेकेंड आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सीजन. नाउ इन द एग्रीकल्चर व्हेन यू आर टिलिंग द सॉइल, मतलब आप मिट्टी को बना रहे हो. व्हेन यू आर सोइंग द सीड्स, जब आप मतलब कि बीज लगा रहे हो. देन व्हेन यू आर हार्वेस्टिंग, जब आप कटाई कर रहे हो, आपको बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती. वेरएज जब आपके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ पानी देना है, उनकी देखभाल करनी है, तब आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पीरियड होता है, जो जिनके पास अपने जमीन नहीं होती है, ये फार्मर्स उस सीजन में अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. एंड इसकी वजह से दे माइग्रेट टू सिटीज. सिटीज में जाके छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लाइक रिक्शा पुलर, कंस्ट्रक्शन लेबर. दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अंडरस्टूड? इट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. वेर एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है. डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, हिडन. डिस्गाइज मतलब हिडन.
आपको लगेगा दैट 5 जने बैठकर एक फार्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो तो उतनी ही रहेगी जितना कि फार्म ने प्रोड्यूस किया है। अगर उनमें से हम 3 जनों को हटा देते हैं, इफ वी रिमूव 3 ऑफ देम, गिव देम सम अदर जॉब, दो भी वो जो 2 जने हैं दे कैन टिल दैट फार्म एंड दे कैन अर्न द सेम अमाउंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि हमें लगता है कि द पीपल आर वर्किंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग, दे आर ओनली हेल्पिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम उनको रिमूव करके किसी और जगह पे लगा दें तो मे बी उनकी इनकम डबल हो जाए। आपके पेपर में, बोर्ड्स में, डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड you may face the problems like unemployment. So government has taken many, what you say, actions. This is a short question, both in 9th and 10th. So government has started with Sarva Shiksha Abhiyan, then Skill India. Skill India के according पहले हमारा था planning commission, but now we are having Niti Aayog. Niti Aayog is New India Transformation. तो जो ये न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसके लिए देयर इज अ कमीशन, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल। इसके अंदर दे गिव यू स्किल। अगर आप स्किल इंडिया में डालोगे तो यू कैन लर्न सो मेनी। जैसे हम लोग जो टीचर्स हैं उनके लिए दिशा पोर्टल इज देयर, देन सिमिलरली यू हैव स्किल इंडिया पोर्टल। तो आपको छोटे छोटे कोर्सेज आप कर सकते हो, देर आर सो मेनी कोर्सेज विच आर फ्री। तो द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द स्किल्स, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन डजंट गिव यू अ जॉब, यू ऑल्सो नीड स्किल्स लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश, देन मतलब कि यूजिंग द कंप्यूटर्स। तो दे ऑल्सो इट हैज स्टार्टेड। देन देर इज वन, ये स्किल इंडिया तो इट इज फॉर ऑल एंड इट इज स्पेसिफिकली इन द अर्बन एरियाज। In the rural areas, Government of India had started a scheme in 2005. It was started by Prime Minister Manmohan Singh. इसको पहले तो नरेगा बोला गया था, but now it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. One of the short question of this chapter, both in 9th and 10th. This नरेगा जो है, इट इज देयर इन द रूरल एरियाज एंड जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मार्क कर रखा कि कहां पर नरेगा इज इम्प्लीमेंटेड। तो देर आर अराउंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया जहां नरेगा इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आपका जो गांव है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है जहां नरेगा इज देयर, देन एनी पर्सन who has registered himself with the ग्राम सभा, अगर उन्होंने अपना नाम ग्राम सभा में लिखवाया हुआ है और गवर्नमेंट वहां कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है लाइक बिल्डिंग अ डैम, बिल्डिंग रोड्स, एनीथिंग, बिल्डिंग अ फ्लाईओवर, वहां पर द गवर्नमेंट गिव्स देम 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। और ये एम्प्लॉयमेंट होती है फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, मतलब जिनको थोड़े बहुत काम करने आते हैं, स्किलफुल वो या अनस्किल्ड, जैसे लेबर्स। इसकी खासियत ये है कि 1/3 ऑफ द जॉब जो है इट इज रिजर्व फॉर विमेन, एंड जो जॉब होती है वो 15 किलोमीटर के रेडियस में होती है। इन केस उस डिस्ट्रिक्ट में नरेगा इंप्लीमेंटेड है but you have not got the job, then the government gives the people the wage allowance. उनको जो है उतने दिन का wage allowance देता है। So in this manner the government has started schemes like नरेगा, National Food for Work Program, then प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऐसे करके कई जो आपके स्कीम्स हैं वो स्टार्ट कर रखे।
In some, they give the job. In some, they give you the help. In some, they guide you. In some, they give you money to start your own business. इस तरीके से they give they are trying to support. It is said that अगर हम अपने एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, तो देन वी कैन प्रोड्यूस नॉट ओनली हमारा जो पीपल एज रिसोर्स वो हमारा इम्प्रूव होगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट. मान लो एजुकेशन सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव करें, स्कूल्स खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, व्हाट विल हैपन? स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी. देन वहां पर काम करने के लिए टीचर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, नर्स से लेकर, मतलब कि जो आपका कंपाउंडर है, आया आंटी है, यू विल हैव द. तो एजुकेशन एंड हेल्थ से ऐसे बनेगा. एंड इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर. तो हमारे पास कश्मीर है, राजस्थान है, केरला है, तमिलनाडु है. मतलब ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ अवर कंट्री हैज समथिंग टू गिव. तो अगर हम टूरिज्म को बढ़ाते हैं, तो टूरिज्म से उस एरिया को तो फायदा होगा, फॉरेनर्स आएंगे तो फॉरेक्स आएगा, प्लस वहां जो लोकल क्विजिन है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहां जो लोकल आर्टिजन्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा. तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इफ दीज थ्री सेक्टर्स आर developed, then the country's development can be better. So that is why we need to improve the people as resource. People कौन है? हम लोग, आप लोग, इनफैक्ट आप लोग. And if we are investing in you, जैसे अगर हम लोग कहते हैं लैंड है, तो लैंड में हम पैसा लगाते हैं, तो आपके ऊपर अगर आप पैसा लगाया जाता है, आपको एजुकेशन दी जाती है, आपको स्किल्स दिए जाते हैं, आपको हेल्प दिया जाता है, then future you are going to improve the GDP of the country. So people are also resource just like land or labor. लेकिन लैंड जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता. A land cannot yield on its own. तो it is human capital which is better than land. आपके राइट साइड में है इन द बुक, 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. Land cannot yield on its own. Land अगर खाली पड़ा तो that is only a fallow land. But if we use that land purposefully for manufacturing, for producing something, for agriculture, for anything, that would help to get the GDP, that would get to help us get the income. So people, यानी कि human capital is better than physical capital. It is superior than physical capital. That is why a big country, अब हम कहते हैं इंडिया, India is having a population of 1.4 billion. Yes. लेकिन अगर आप देखो, अगर हम अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को प्रॉपरली हेल्थ, एजुकेशन और स्किल से ट्रेन करें ना, तो कितने लोग होंगे जो कमाएंगे? Out of 1.4, some of them will be children, some of them will be old. लेकिन जो बाकी बच जाएंगे, if we are investing them in the money way, how many people can earn? Just think. That is why it is said people are assets. A large population is an asset. ये सब आपकी बुक में दिया है. A large population is not a liability, it is an asset. अगर हम कहते हैं population एक liability है, तो वो गलत है. Population is an asset. Asset मतलब which is beneficial to us. And how? If we are investing on them through education, through health and skill, then they can give us productivity. They can give us income. They can generate GDP. That is why we say people as resource. So this is the summary of the chapter, people as resource. We would be starting the chapter along with NCERT. The chapter is very, very important because most of its जो इसमें जो concepts है, they are going to be there in your 9th as well as in your 10th.
like आपका birth rate, death rate, IMR, literacy rate, नरेगा, ये आपका then difference between disguise and seasonal, all of them are in your second chapter of 10th standard also, which are board questions. So be alert while learning this chapter, people as resources. Go through the notes, or at least go through the video once again. And when you are learning it, there you will be gradually learning with the NCERT. You will understand it in the better manner. While you are doing it with NCERT, keep a marker with you or highlighter with you and mark all the important points. As I said, this chapter is important from both 9th and 10th standard point of view, right?